नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा अर्जू। बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाने के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है और इसी उपलक्ष्य में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हमीरपुर शहर में विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर हमीरपुर के गांधी चौक पर रैली को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने झंडी दिखाकर रवाना किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित जागरूकता रैली में जनसंख्या नियोजन पर लोगों को जागरूक किया गया और जनसंख्या पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए इस बारे में बताया गया। साथ ही परिवार नियोजन के क्या फायदे हैं, इन सभी बातों पर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर निकाली गई रैली गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक निकाली गई और रैली में युवतियों ने लोगों को नारे लगाकर जागरूक किया। स्वास्थ्य शिक्षक केसी शर्मा ने बताया कि जनता को परिवार नियोजन और जनसंख्या नियोजन के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया है। इस दिन जो है वो लोग सारी जनता को जनसंख्या की वृद्धि के बारे में जागरूक किया जाता है और जनसंख्या हमारी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। आज आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो आबादी है विश्व में दूसरे नंबर पे है। नंबर 1 पे चाइना है और उसके बाद भारत की बारी आती है। तो इसी उपलक्ष्य के ऊपर जो है वो आज जन जन को जागरूक करने के लिए हम प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। एक रैली निकाली है जो सारे हमीरपुर शहर में आज जन जन को जागरूक कर रही है जनसंख्या की वृद्धि और इसको रोकने के लिए। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने बताया कि रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि जनसंख्या पर कैसे काबू पाया जा सके। आज 11 जुलाई के दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको रोकने के लिए ये हम लोगों ने गौतम गर्ल्स कॉलेज वालों ने ये रैली निकाली है कि हमारी जनसंख्या कम से कम हो तथा इस पर नियंत्रण किया जाए। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई है और इस रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जब विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं तो इसमें आज हमारे अगर स्टेट को देखें तो हमारी जनसंख्या जो है वो 68 लाख के लगभग हो गई हुई है और जो हमारे स्टेट की जो जन्म दर है वो 16.2 है और मृत्यु दर जो है वो 6.7 है। तो इसलिए हम परिवार नियोजन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मना रहे हैं और आज का जो थीम है वो है नियोजित परिवार खुशियाँ पार। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। देश में नई सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां हर वर्ग द्वारा बजट को अलग अलग ढंग से अपना तर्क दिया जा रहा है। बजट पर युवाओं ने भी खुशी जताई है, लेकिन कुछ एक वर्ग के लोगों ने काले धन के मुद्दे पर सरकार द्वारा बजट में कोई प्रावधान न होने की बात कही है। वहीं लोगों ने हिमाचल को IIM देने पर खुशी जताई तो रेल में कुछ खास न मिलने पर रोष भी जताया। सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमीरपुर में लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की गई। बजट को बीमा सेक्टर के लोगों द्वारा सराहा गया है। इंश्योरेंस एजेंट अनूप पराशर का मानना है कि इस बजट में इंश्योरेंस में FDI लागू करने से रोजगार की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने से भी आम जनता को फायदा होगा। मैं खुश हूँ, वो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और जिस तरह से आज वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि वो 49% इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कराएंगे, FDIs लाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा नौकरियाँ और आने वाली हैं। और दूसरा क्योंकि उन्होंने टैक्स की लिमिट जो है वो अभी 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तीसरी चीज़ जो एक अच्छी और चीज़ करी है कि इन्वेस्टमेंट ATC के तहत पहले 1 लाख रुपये होती थी, अभी वो 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है मेरे पक्ष में है, कंपनी के पक्ष में है, तो मुझे ये बजट जो है वो अच्छा लगा। बजट पर युवाओं ने भी खुशी जताई है। युवाओं का मानना है कि बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा है और सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। उन्होंने तंबाकू उत्पादों में टैक्स बढ़ोतरी को सही बताया है और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरण सस्ते होने पर भी खुशी जाहिर की। कैसा है आम जनता के लिए? आम बजट बहुत अच्छा है। समाज के सभी वर्गों के हित में देख के सरकार ने बजट पेश किया है। कैसा बजट है बताइए? इस बार का बजट जो है बड़ा अच्छा रहा है।
मोदी सरकार ने इतना अच्छा बजट पेश किया जिसमें हर वर्ग के गरीब लोगों का भी ध्यान रखा गया है। बाकी जो मादक पदार्थ हैं उनको महंगा किए गए वो अच्छी बात है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो सस्ती भी की गई हैं जो लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आज के युग में। कुल मिला के जो है बजट बहुत अच्छा है। बजट में वो पेश हुआ, कैसा रहा बजट? बहुत बढ़िया रहा, मोदी सरकार के बहुत अच्छा रहा, इससे बहुत अच्छा रहा, और बिजली का सामान और कई बातें बहुत फर्क पड़ा इन चीज़ों से। देखिए, बजट के बारे में ऐसा कहना चाहूँगा कि कुल मिला के ये अच्छा बजट दिया है बीजेपी सरकार ने। कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारत के एक प्रगति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, जैसे कि उन्होंने कहा एलईडी को लेकर उन्होंने किए विचार, तो मुझे लगता है कि जो एक गरीब तबके के लोग हैं उनको भी लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं कि कुछ हम अच्छा देखें, कुछ अच्छा हम करें, तो उसको लेकर मुझे लगता है कुल मिला के ये अच्छा रहा है। वहीं कुछ एक वर्ग के लोगों ने काले धन के मुद्दे पर सरकार द्वारा बजट में कोई प्रावधान न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बजट में काले धन की कोई भी बात सरकार ने नहीं कही है और न ही इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई कार्य किया है। वहीं लोगों ने हिमाचल को IIM देने पर खुशी जताई, तो वहीं रेल में कुछ खास न मिलने पर रोष भी जताया। बजट स्मोकिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% वैट मैं कहता हूँ स्मोकिंग के ऊपर इससे भी ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, ताकि और देश में जो है नशा ताकि देश के युवाओं का नशा जो है वो दूर हो। इस बात के मैं बहुत हक में हूँ। और जो चीज़ें रियायत की गई, कंट्रोल में रखी गई, गरीबों के हक में है बजट, और जो इनकम टैक्स की रेंज है वो भी बढ़ा दी गई, लेकिन व्यापारी वर्ग के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया। और जो वाइट मनी है उसके ऊपर तो ठीक है 2 लाख की बजाय 2.5 लाख किया गया, लेकिन दूसरे वर्गों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी टैक्स के बीच ले लेना चाहिए ताकि देश और अच्छी तरक्की करे। फिर लोगों की प्रतीक्षा का आज वक्त ख़त्म हुआ और आज आम बजट के लिए लोग काफ़ी उत्सुक थे देखने के लिए कि आज आम बजट में क्या मिल रहा है। तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, जैसे मैं हिमाचल से हूं तो हिमाचल के लोग जैसे कि उत्सुक थे जानने के लिए बजट में, तो मुझे लगता है कि बजट जिस तरह से आया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लोग इस पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है इससे, क्योंकि हिमाचल को IIM मिला है एक तो, और दूसरा अगर रेल की बात करें, रेल की जो फैसिलिटी मिलनी थी हिमाचल को वो पूरी तरह आई थिंक नहीं मिली है हिमाचल को। और सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इराक में फंसे हिमाचल वासी आज से भारत लौटना आरंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित प्रधान आवासीय आयुक्त को निर्देश दिए कि इराक से वापस लाए जा रहे हिमाचल वासियों को नई दिल्ली में समुचित परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रबंध सुनिश्चित बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिमाचल वासियों को लेने के लिए प्रदेश सरकार के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इन हिमाचल वासियों को नई दिल्ली से उनके गंतव्य स्थलों तक निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इराक से हिमाचल वासियों की सुरक्षित तथा शीघ्र वापसी के लिए मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय विदेश मंत्रालय के निरंतर संपर्क में थे। पिछले दिनों में इराक में जो युद्ध अंतर्युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई है, उसकी वजह से बहुत से भारतवासी जो है वहाँ पर जो मजदूरी करने गए थे वो फंसे हैं। उनमें हिमाचल प्रदेश के लोग भी थे। अब वो वापस आ रहे हैं और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं उनको दिल्ली हवाई अड्डे पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी उनका स्वागत करेंगे और उनको जो है हिमाचल भवन दिल्ली के अंदर जो है ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनको सारा उनके रहने सहने का इंतज़ाम सरकार कर रही है और फिर उनको वापस अपने घर भेजने के लिए जो बसों के द्वारा उनको सरकारी खर्चे पर भेजा जाएगा, जिसके निर्देश जो है हमने प्रशासन को भेज दिया। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट।
सोलन, कसौली और कंडाघाट तहसीलों के अंतर्गत 4 लेन में आने वाली निजी भूमि के महाल वार अवार्ड निर्धारित कर दिए गए हैं। 4 लेन के निर्माण में 1600 परिवारों को 1091 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर वितरित की जाएगी। ये जानकारी एसडीएम एवं भू अधिग्रहण अधिकारी टशी संडूप ने सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान दी। सोलन में एसडीएम एवं भू अधिग्रहण अधिकारी टशी संडूप ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सोलन, कसौली और कंडाघाट तहसीलों के अंतर्गत 4 लेन में आने वाली निजी भूमि के महालवार अवार्ड निर्धारित कर लिए गए हैं। संडूप ने बताया कि लगभग सभी परिवारों की भूमि आंशिक तौर पर 4 लेन के तहत आ रही है। कोई भी परिवार पूरी तरह से बेघर नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मुआवजे की राशि का निर्धारण अलग अलग बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावितों से बातचीत कर और लोगों की आपत्तियां सुनने के बाद किया गया है। सोलन और कंडाघाट के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, इसमें 4 लेन के अंतर्गत जिन भू मालिकों के ज़मीनें अर्जित की गई है, उसके मुआवजे के अवार्ड्स हमने अनाउंस किए हैं। 2 तहसील जो कसौली और सोलन के अवार्ड हमने 21 जून को अनाउंस किए हैं और कंडाघाट तहसील की 2 जुलाई को हमने अनाउंस किए हैं। इसमें जो मुआवजा, टोटल मुआवजा जो अनाउंस हुआ है वो 1091 करोड़ 67 लाख 16 हज़ार रुपये है। तकरीबन 1600 भू मालिक हैं जो खातेदारक हैं, वो हमारे इस भू अर्जन के अधीन आ रहे हैं और इनको मुआवजा वितरित किया जाना है। उन्होंने लाभार्थियों से अपना बैंक खाता नंबर और IFSC कोड 7 से 10 दिन के भीतर एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि मुआवजे की राशि को सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुआवजा राशि जैसे ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से प्राप्त होती है, दूसरे ही दिन से लाभार्थियों को वितरित कर दी जाएगी। महालवार अवार्ड की यदि बात की जाए तो सोलन तहसील के अंतर्गत खील जांसली गांव में 3,70,000 रुपए विश्वा, डगशाई छावनी में 1,88,000 रुपए, हिम्मतपुर दाबली में 4,90,000 रुपए, बधौनी, ढिल्लों, कथोग और रूनन घोड़ों गांव में 2,50,000 रुपए, खाली गांव में 4,95,000, बाड़ा में 7,20,000, दघोटा में 5,40,000, बड़ोग में 9 लाख रुपए विश्वा, शमलेच में 6,65,000, आंजी में 6,60,000, रबौन में 5,95,000, डढ़ोग और पड़ग में 1,65,000, जराई व कोडों में 2,06,000, दाउसी में 2,74,000, सलोगड़ा में 2,96,000, मनसार में 1,20,000, मथिया गांव में 1,87,000 रुपए विश्वा की दर से निर्धारण हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जो भू मालिक जिनके भूमि अर्जित हुए हैं वो 7 से 10 दिनों के भीतर अपने बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और उस बैंक का IFSC कोड है वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कम एसडीएम सोलन के दफ्तर में लिखित रूप से जमा कराएं, ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खातों से जब हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे तो उन भू मालिकों के खातों में हम ई-ट्रांसफ़र के माध्यम से हम सुचारू रूप से और जल्द से जल्द जो है पैसों का हस्तांतरण कर सकें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में दूरसंचार उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उन्हें उनके अधिकारों और हितों से परिचित करवाने के उद्देश्य से उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय सलाहकार रामदेव आर्य ने उपस्थित उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठन समूहों, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं सहित अन्य राजकीय प्रतिनिधियों को विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सोलन में दूरसंचार उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनके अधिकार एवं हितों से उन्हें परिचित करवाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण के क्षेत्रीय सलाहकार रामदेव आर्य ने उपभोक्ताओं की संतुष्टि हेतु सर्वे करना, सेवा प्रदाता की कार्यप्रणाली का अंकेक्षण करवाना,
प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रेगुलेशनों की पालना सुनिश्चित बनवाना, शिकायत प्रणाली को विकसित कर तुरंत उसका निवारण करना और केबल टीवी के डिजिटलाइजेशन से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। क्षेत्रीय सलाहकार ने कहा कि ट्राई ने इसी माह में दूरसंचार टैरिफ 56वां संशोधन आदेश 2013 और मोबाइल बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता संशोधन नियमन 2013 को जारी किया है। इसके अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं से प्रति हस्तांतरण 1.5 रुपए से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकते। ये अधिकतम सीमा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने से नीतिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस डिजिटाइजेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक तो गवर्नमेंट को जो एक्चुअल में कितने कंज्यूमर्स काम कर रहे हैं ये पता लगेगा। दूसरा, कंज्यूमर को उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने कि वो चैनल्स वो देख पाएगा या जितने वो चैनल लेता है। और दूसरा, उसकी रिसेप्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा ब्रॉडबैंड वगैरह और इंटरनेटिव सर्विसेज भी इसके ऊपर चालू की जा सकेगी। ये हमने जो कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम बुलाया उसके अंदर सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उसके अलावा हमारे जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के श्री हरियाणा हिमाचल प्रदेश के जो CHE हैं श्री भारद्वाज जी, वो भी इसके मेंबर हैं। हमारे TRI से जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से सीधा जुड़े हुए हैं। जो उनको कंप्लेंट बताते हैं तो वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से टेकअप करते हैं। नॉर्मली TRI सीधे टेलीकॉम कंप्लेंट से वो डील नहीं करती। CAG ग्रुप बनाए जाते हैं, उनके द्वारा वो टेलीकॉम कंप्लेंट्स को डील की जाती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में फुटबॉल क्लब द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ क्लब के चीफ पैट्रन कुलदीप ने किया। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जिला भर की करीब 30 टीमें भाग ले रही हैं। सोलन में फुटबॉल क्लब द्वारा 3 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रतिदिन करीब 6 मैच नॉकआउट के आधार पर खेले जाएंगे। पहला मैच एथलेटिक्स 11 और नॉनी FC के बीच खेला गया, जिसमें एथलेटिक्स 11 की टीम ने पेनल्टी शूट आउट मारकर मैच को 1-0 से अपने नाम कर लिया। इसी तरह दूसरा मैच हिमालयन क्लब और शॉकर फरिक्स के बीच खेला गया, जिसे शॉकर फरिक्स की टीम ने 2 गोल करके जीत लिया। प्रतियोगिता के आयोजक कुलदीप ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से वे फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाते आ रहे हैं ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को क्लब द्वारा ट्रॉफी सहित 5100 रुपए और उपविजेता को ट्रॉफी और 3100 रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फ्रेंड्स क्लब का आज ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। 7 साइडर टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुआ है ये सभी मेंबर के बदौलत स्टार्ट हुआ है और इस टूर्नामेंट में नियर अबाउट 30 टीमों ने भाग लिया है। आज ये तीसरा मैच हमारा स्टार्ट हुआ है और इसके बाद आज से और संडे तक ये टूर्नामेंट चलेगा। कैश प्राइज़ 5100 रुपये जो विजेता टीम होगी उनको दिया जाएगा। ट्रॉफीज़ और मोमेंटोज़ वो सारे के सारे उसमें रखे गए हैं और जो रनर अप टीम होगी उसको 3100 रुपये कैश प्राइज़ है। मोमेंटोज़ और ट्रॉफी उनको भी हैं। बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट स्कोरर, बेस्ट प्लेयर वो भी इस टूर्नामेंट में दिया जा रहा है। फुटबॉल की प्रतिभा सोलन से आगे बढ़े, इस कारण से टूर्नामेंट हम साल में नियर अबाउट 2-3 बार करवाते हैं। कभी 7 साइड करवाते हैं, कभी 11 साइड करवाते हैं। तो ये सारा का सारा टूर्नामेंट सिर्फ एक इसलिए करवाया जा रहा है कि फुटबॉल के लिए यहाँ पर लोगों के प्रति जागृति बढ़े और अच्छे प्लेयर यहाँ से निकले। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। NSUI के कार्यकर्ताओं ने आने वाले SCA चुनावों के मद्देनजर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की। विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें संगठन की मजबूती और SCA चुनावों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल की अनदेखी की गई है। मार्च उठाएंगे, चाहे संगठन अध्यक्ष सुक्खू जी के लिए है, चाहे प्रदेश सरकार से उठानी है, तो उसी विषय में हमने यहाँ पे उनसे वार्तालाप करने का विषय का निर्णय लिया है। और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं कॉलेजेस में,
यूनिवर्सिटीज़ में उसके रिलेशन में जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी है। तो निश्चित तौर से उन्हें हमने आश्वासित किया है कि हम उसे प्रदेश सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से इन मुद्दों को उठाएंगे ताकि जल्द से जल्द उनका निवारण किया जा सके। और केंद्र सरकार निश्चित तौर से विफल रही है और चारों के चारों यहाँ से भाजपा के सांसद होने के बावजूद भी इस बारी हमें रेल बजट में प्रदेश को निराशा मिली। जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी तो मुख्यमंत्री महोदय श्री वीरभद्र सिंह जी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री महोदय से मिले, वित्त मंत्री से मिले और गृह मंत्री से मिले और उन्होंने निवेदन किया कि चुनाव खत्म होने के बाद अब एक मजबूत सरकार एनडीए की वहाँ पे बनी है, तो निश्चित तौर से उससे हिमाचल प्रदेश को जितना सहयोग मिल सके उसका उन्होंने निवेदन किया था। मगर अभी जो ये आम बजट आया है और साथ ही साथ जो आपका रेल बजट आया है उसमें निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश को केवल निराशा ही हाथ लगी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के कृष्णा नगर में कल रात गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विजय खोसला नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं विजय खोसला का ये कहना है कि ये फायर उसने अपने बचाव में किया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विजय खोसला पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुका है। बहरहाल पुलिस ने विजय खोसला पर कातिलाना हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है। इस भीड़ को देखिए, भीड़ के इस गुस्से को देखिए, इस हंगामे को देखिए। ये जगह है राजधानी शिमला का कृष्णा नगर। समय रात का है और सड़कों में गुस्से से लाल है कृष्णा नगर के लोग। इस हंगामे के पीछे की वजह आपको हम बताते चलते हैं। सैकड़ों लोगों ने विजय खोसला के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। लोगों की मानी जाए तो विजय खोसला ने लोगों पर गोलियां दागी है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सबसे बड़ी चीज तो हम ये कि पुलिस से डिमांड करते हैं यहाँ तो एक तो चौकी बनाई जाए, सबसे पहली चीज। और इन पे पहले भी बहुत केस चल रहे हैं जी। कुछ टाइम पहले भी इन्होंने यहाँ पे गोली चलाई जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पूरी जनता यही मांग करती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पे। अब जिसको गोली लगी है क्या पता वो बचे भी ना बचे, तो अब ये तो पुलिस को देखना चाहिए कि क्या। कोई करता नहीं तो हम मोहल्ले में खुद कर लेंगे इसको, जो भी करना है। ज्यादा पुलिस वाले सुनते नहीं, हमारे रोज किसी का सुसाइड तो मैं सर ये आदमी है कुछ सन के टाइम में ये कुछ भी कर सकता है। इसने पहले भी एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर इसने गोली चलाई थी और इसका पुलिस वाले पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या इनको प्रॉब्लम है। पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी भी उसके अभी हमारा पूरा कृष्णा नगर इकट्ठा है, हमारे 50 लड़के यहाँ पर इकट्ठे हैं। अब कुछ भी वो कर सकता है लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करना चाहते। अभी भी पुलिस खड़ी है, उसके घर में जाए। हंगामे और गुस्से के बीच में देर से ही सही सदर थाना पुलिस भी पहुंची। डीएसपी हेडक्वार्टर भजन देव नेगी भी मौके पर पहुंचे। कृष्णा नगर में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए। मुट्ठी भर पुलिस वाले इस भीड़ के गुस्से के आगे कम पड़ रहे थे। पुलिस ने मौके की स्थिति को भांपते हुए भारी सुरक्षा बल को भी बुलाया और जिस इंसान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था उसे पुलिस बड़ी मुश्किल से उसके घर से बाहर निकाल पाई। दरअसल विजय खोसला की पत्नी ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उनके घर पर कुछ लोगों ने पथराव किया है। विजय खोसला ने पुलिस को बयान दिया है कि जब उसके घर में कुछ लोगों ने पथराव किया तब खुद के बचाव में ही उसने फायर किया था। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने विजय खोसला के खिलाफ धारा 307 यानी कातिलाना हमला करना तो विजय खोसला के बयान पर क्रॉस एफआईआर कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की है। जो विजय खोसला ने कल कृष्णा नगर में एयर गन से फायर किए थे, जिस पे हमने 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है उसको लगाया है। इसमें वैसे सूचना हमें जो इसकी विजय खोसला की पत्नी है उसने हमें पहले सूचना दी थाने में कि ऐसे लोग पत्थर मार रहे हैं, जिस पर पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उस वक्त तक काफ़ी माहौल वहाँ पे ख़राब हो चुका था और सारे मोहल्ले के लोग थे वो विजय खोसला के काफ़ी खिलाफ पाए जा रहे थे, जिस पर वहाँ पे और पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी और
विजय खोसला को वहाँ से निकाला गया। विजय खोसला का कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ खाना खाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इतनी देर में लोगों ने उसके घर के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिस पर उसने अपने बचाव के लिए एयरगन से फायर किया है। उसके बयान पे भी हमने क्रॉस केस दर्ज किया है। दोनों पार्टियों के बयानों पर दर्ज किए गए हैं और ये जांच पे सामने आएगा कि किसकी कहानी सच्ची है। इसमें 2 लोगों को छर्रे लगे, एक का इलाज DDU में हुआ है और एक का IGMC में इलाज चल रहा है। उसका शायद एक गले में छर्रा लगा है, जिस कारण उसका आज ऑपरेशन होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि विवादों से विजय खोसला का पुराना रिश्ता रहा है। इससे पहले भी कई बार वो सलाखों के पीछे जा चुका है। तो वहीं सदर थाना पुलिस के खिलाफ अभियान छेड़ने में भी विजय खोसला की सबसे बड़ी भूमिका रही है। वैसे इससे पहले विजय खोसला ने शराब माफियाओं के खिलाफ भी मुहिम छेड़ रखी थी, लेकिन खोसला की भूमिका भी कई मामलों में संदिग्ध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल। पिछले कुछ समय से माल रोड से पीसी चैम्बर्स जाने वाले संपर्क मार्ग की हालत खस्ता बनी हुई थी। वहीं निजी कंपनी द्वारा तारें बिछाए जाने के बाद हालत और भी बदतर हो गई थी। लेकिन अब इलाके की पार्षद भारती सूद ने लोगों की इस समस्या को समझते हुए इस संपर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया है और लोगों ने भी इसके लिए पार्षद का धन्यवाद किया है। शिमला के माल रोड से पीसी चैम्बर को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग काफी लंबे अरसे से खस्ता हालत था और लोगों द्वारा बार बार नगर निगम से आग्रह करने के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ दिन पहले इलाके के लोग स्थानीय पार्षद भारती सूद से मिले और उन्हें इस मार्ग की खस्ता हालत के बारे में बताया और आखिर ये संपर्क मार्ग बनना शुरू हो ही गया। आजकल इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और साथ ही नालियों की मरम्मत भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे अरसे से उनकी मांग थी कि इस मार्ग की हालत दुरुस्त की जाए, क्योंकि उन्हें वहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब आखिर पार्षद भारती सूद द्वारा इस मार्ग की हालत सुधारने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने भारती सूद का धन्यवाद किया और भविष्य में भी जनता को सहयोग देने की बात की। हमारा वार्ड नंबर 13 से हमारी काउंसलर भारती सूद ने, जिससे हम पिछले साल से बड़ा आग्रह कर रहे थे कि हमारे वार्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट कराइए, लेकिन कोई इतना ढंग से इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन इनके बार बार इनसे अनुरोध करने पर कि MP फंड से यहाँ का पैसा मंजूर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इनिशिएटिव भारती सूद जो हमारी वार्ड की काउंसलर हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो आज देखकर हमें बड़ी तसल्ली हुई और मन भी बड़ा उत्साहित हुआ कि चलो देर आए दुरुस्त आए। एनीवेज ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन आज देखने में ऐसा लगा कि ये जो साइड से काम हो रहा है ये थोड़ा युद्ध स्तर पर आज जारी हुआ है। तो हमारा अपनी काउंसलर से यही अनुरोध है कि भविष्य में भी वो हमें इसी प्रकार सहयोग देते रहें और जैसे जैसे हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारी समस्याओं को भली प्रकार सुनकर और हमारे लिए भली प्रकार मार्गदर्शन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो जो ये काम है ये युद्ध स्तर पर शुरू ज़रूर हो गया है, लेकिन इस एरिया की जो पौड़ियाँ हैं आने जाने में बड़ी असुविधा है। जो टूरिस्ट आते हैं जाखू टेम्पल से सीधे यहीं आते हैं, तो ये देखना और सुनना और कहने में बहुत फ़र्क है। लेकिन अब हमें ये मन को तसल्ली हो गई है कि जो हमारी काउंसलर हैं इन्होंने हमारे मन की मुराद सुन ली है और भविष्य में भी हमें इसी प्रकार सहयोग देती रहेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है और इनके लिए हम बार बार भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भविष्य में भी यही हमारी काउंसलर बने। वहीं स्थानीय पार्षद भारती सूद ने कहा कि MP फंड से काफी पहले इस मार्ग के लिए पैसा सैंक्शन हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से कार्य में देरी आ रही थी। उन्होंने कहा कि अब कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही इस मार्ग की हालत सुधार दी जाएगी। हमें से ये रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम थी, जो ये MP फंड से लास्ट ईयर का ये सैंक्शन हो चुका था, पर किसी कारण ये काम नहीं स्टार्ट हो रहा था। बड़ा बार बार आग्रह करने के बाद आप सड़क की हालात देखो, देख के रोना आता है कि ये लोग कैसे चलते फिरते होंगे। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो बड़ा आग्रह करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये काम स्टार्ट हुआ है।
तो मैं एमपी जी बिमला कश्यप जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, कॉर्पोरेशन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ के लोगों ने इतना आग्रह किया है कि ये लोग आके बार बार आके कि मैडम जी कुछ करो, मैडम जी कुछ करो। तो चलो हमारी उन्होंने भी सुनी और एमपी मैडम जी ने भी सुनी है। बस कॉर्पोरेशन के बाद वो कहते हैं हमारे पास जी एम्प्लॉयज़ नहीं है, जेई साहब को बोलो तो कहते हैं मैडम जी हम कैसे कर रहे हैं, इसका भी हमने एस्टिमेट बनाते इतना टाइम लगा देते हैं कि जब वो पैसा सेंक्शन हो गया है, एस्टिमेट बनाओ, जल्दी से जल्दी काम को करो और काम खत्म करो। अब वो किस चीज़ की वेट करते वो हमें नहीं मालूम। तो पैसा है तो भी नहीं करते, ना हो तो चलो नहीं होगा। यहाँ पे इतने बुरे हालात है, मैंने उन्हें एक यहाँ से व्हील चेयर लेके जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस रोड नहीं है, तो व्हील चेयर वो कैसे हाथों में उठाते हुए मैंने देखा हम लोगों को कि व्हील चेयर पे कैसे लेके जाते हैं। मैंने उन्हें बोला इस रोड को जल्द से जल्द युद्ध स्तर पे इसे ठीक किया जाए। इसका टोटल खर्चा 1.5 लाख फंड हुआ है। अब देखो अब 1.5 लाख में कितना होता है, नहीं तो पार्षद निधि से और दे दिया जाएगा। तो मैंने कॉर्पोरेशन में ये कहा है कि इसे अच्छे से अच्छा बना दिया जाए। डेली कितने सालों के बाद इस रोड पे शायद काम चला होगा, आपने भी देखा ही होगा, आपका ऑफिस है यहाँ पे, आने जाने वाले लोगों को देखो कितनी दिक्कत हो रही है, ये लोगों को देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पैर रखना कहाँ है, जाता कहाँ पे पैर है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में राज्य आपदा कार्रवाई बल स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षित जवान भर्ती किए जाएंगे। आरंभ में मंडी स्थित पंडोह की 3री पुलिस बटालियन की 3 कंपनियों के 300 जवानों को क्रियात्मक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आपदा के समय में की जाने वाली कार्रवाई, रोकथाम, आपदा के खतरे को कम करने और न्यून समय में क्षमता विकास की जानकारी दी जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार की आपदा स्थिति से निपटने में सक्षम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ये जानकारी शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक का आयोजन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी के दृष्टिगत उठाए गए पग एवं समीक्षा के लिए किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपना राज्य आपदा कार्रवाई बल स्थापित किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षित जवान भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आपदा के समय में की जाने वाली कार्रवाई, रोकथाम, आपदा के खतरे को कम करने और न्यून समय में क्षमता विकास की जानकारी दी जाएगी। बैठक का आयोजन भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी के दृष्टिगत उठाए गए पग एवं समीक्षा के लिए किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिला में आपदा के समय त्वरित कार्रवाई करने के लिए लगभग 30 गृह रक्षकों के एक समर्पित दल को समुचित एवं नियमित प्रशिक्षण प्रदान कर तैनात किया जाएगा। इस दल की संख्या को आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। आपदा के समय आवश्यक उपकरण तहसील स्तर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के थलौट में हुए हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में खतरे वाले स्थानों पर 2 भाषाओं में चेतावनी पट्टिकाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी क्षेत्र अथवा ऐसे स्थानों में जाने से रोकने के लिए चेतावनी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि सभी खतरे वाले स्थानों पर चेतावनी पट्ट स्थापित करने के साथ साथ ऐसे स्थानों पर कांटेदार तार भी लगाई जाए और एक पुलिस जवान वहां तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय आपदा पूर्व योजना आवश्यक है, ताकि समुचित कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि विस्तृत योजना एवं तैयारी से ही बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए कम संसाधनों का समुचित उपयोग संभव है। सिटी चैनल के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की कमी के साथ साथ विकास की दर में भी ठहराव आने की प्रबल संभावना है। उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली को रवाना करने से पूर्व अपने संबोधन में ये बात कही। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्कूली बच्चों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संतुलन के लिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना अति आवश्यक है। समाज में उन्नति और प्रगति तभी संभव है जब हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर पाने में सफल होंगे।
उन्होंने बताया कि रैली में शिमला नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। स्कूलों में आयोजित किए गए नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि इस तरह की जागरूकता रैलियों में बच्चों की सहभागिता इसलिए दर्ज की जाती है क्योंकि इस उम्र में उनके लिए ये समझना जरूरी है ताकि आगे जाकर वे इसकी अनुपालना भी कर सकें। देश में जनसंख्या स्थिरता के ऊपर मनाया जा रहा है और जैसा कि विदिति है, हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इसका आयोजन किया गया जिला प्रशासन के सहयोग से। इसके बारे में बच्चों का एक कंपटीशन भी हुआ था जो स्लोगन राइटिंग का। वो बच्चे जो हैं आज यहाँ पे आए हुए हैं, उनको प्राइज़ और पारितोषिक वितरण भी किया जाएगा उनके स्कूल में। और एक जागरूकता रैली जो है वो आज शुरू की है। कोशिश यही है जिला प्रशासन की, हेल्थ विभाग की, कि ये जो मैसेज है स्वस्थ परिवार का, छोटा खुशियाँ अपार और स्वस्थ परिवार और नियोजित परिवार का मैसेज जो है जन जन में जाए और जो एक स्वस्थ समाज की संरचना में भागीदार बने। 5 साल के बाद ये बच्चे जो है वयस्क होंगे। मतलब अगर आप देखें 10-12 साल के बच्चे हैं तो अगर आज से ही इनके दिमाग में किसी अच्छी बात के बारे में बतलाया जाए तो जब वयस्क होंगे, जब 18 या 21 साल पे शादी करेंगे तो वो दिमाग पे हमेशा रहता है। तभी हर जो मैसेज है कोशिश ये रहती है कि बच्चों को के थ्रू सोसाइटी में भेजा जाए। दूसरी बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों का माइंड जो है विकासित होता है और वो अच्छी ढंग से उसको ग्रहण कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रेश माइंड है और यही एक मजबूत आधार है समाज का। इस मौके पर अक्षिता लोक मंच द्वारा लोक नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और बेटी के महत्व के बारे में बखूबी जानकारी दी गई। बेटा मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ। लोगों को जागरूक कर रही हूँ? हाँ। किस बारे में दादी? बेटी जननी बेटी अनमोल मैं बता रही हूँ ना। हाँ नवरात्रे वाले दिन तो तुम बेटी को पूजते हैं। बिल्कुल 9 कन्या जमाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं जमाते? और फिर मन में भ्रांति पार रखी है कि बेटी बोझ है हमारे लिए। अरे बेटा ही नहीं चलाता वंश, बेटा बेटी मिल के वंश चलाते हैं, दोनों से वंश चलता है। लोगों को समझा रही हूँ बेटा, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इसके बाद जिला लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। शिमला शहर में उपलब्ध अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं में एक और मील पत्थर आज उस समय जुड़ गया जब राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की उपस्थिति में कसुम्पटी क्षेत्र के परिमहल के समीप अनुमानित 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से विकसित किए जाने वाले रानी पार्क की आधारशिला रखी, जिसे नगर निगम शिमला द्वारा विकसित किया जाएगा। स्थानीय निवासी आने वाले समय में इससे लाभान्वित होंगे और राज्यपाल के इस उपहार को हमेशा याद रखेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट के समीप लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आजीविका भवन की आधारशिला रखी। यहां कुल 168 पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों के पुनर्वास का प्रस्ताव है। इसमें पार्किंग सुविधा, लिफ्ट सुविधा तथा प्रत्येक फ्लोर पर शौचालय, पेयजल सुविधा और सौर ऊर्जा का प्रावधान रहेगा। राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गरिमापूर्ण उपस्थिति में कसुम्पटी क्षेत्र के परिमहल के समीप 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से विकसित किए जाने वाले रानी पार्क की आधारशिला रखी, जिसे नगर निगम शिमला द्वारा विकसित किया जाएगा। ये परियोजना राज्यपाल की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाई है। राज्यपाल ने क्षेत्रवासियों के हित में बहुउद्देशीय पार्क के विकास के लिए ये भूमि उपलब्ध करवाई, जो राजभवन के स्वामित्व में थी।
स्थानीय निवासी आने वाले समय में इससे लाभान्वित होंगे और राज्यपाल के इस उपहार को याद रखेंगे। राज्यपाल ने इस क्षेत्र के अपने एक गैर सरकारी दौरे के दौरान इस मैदान की उपेक्षित स्थिति पर गौर किया। उन्होंने नगर निगम शिमला के अधिकारियों को शहर के बीच में स्थित इस स्थान के समुचित उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। ये पार्क स्थानीय निवासियों, विशेषकर युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उर्मिला सिंह ने नगर निगम अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य शीघ्र सुनिश्चित बनाने के लिए निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट के समीप लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आजीविका भवन की आधारशिला रखी। इस भवन में शिमला शहर के रेहड़ी फड़ी वालों को समुचित जगह उपलब्ध होगी। इस 8 मंजिला भवन में 222 दुकानें होंगी। यहां कुल 168 पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वालों के पुनर्वास का प्रस्ताव है। इनमें बाजार क्षेत्र में बैठने वाले 76 तिब्बती और रिवोली सड़क के क्षेत्र के 27 अन्य रेहड़ी फड़ी वाले शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां आजीविका भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पार्किंग और बेकरी भी शामिल रहेंगे। एक नया ये आजीविका भवन बन रहा है, जिसमें जो कई छोटी छोटी मार्केट में सड़क के किनारे दुकान लगा बैठे हैं, उनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और उसके अलावा जो यहाँ की बेकरी थी, एक सेक्शन में वो बेकरी भी बनेगी। बहुत आधुनिक बेकरी होगी, आधुनिक होगी। और इसके ऊपर पार्किंग भी है और उसके ऊपर पार्किंग होगी और लिफ्ट लगेगी। और इसमें 2 करोड़ 4 करोड़ 9 लाख के करीब इस पर खर्च होगा और 236 दुकानें बनेगी। वो है, उसके अलावा बेकरी है जी, बेकरी और बेकरी उसके अलावा है। सर कल जो बजट है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? हिमाचल की नज़र में तो निराशाजनक है और हम समझ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार जो है कुछ विशेष ध्यान हिमाचल की ओर देगी, वो कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिया, उसको मैं स्वागत करता हूँ और जो कि जिला सोलन के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक अनिरुद्ध सिंह, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेंद्र पंवर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्ला, प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली और विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।